आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब आज से पहले हमने जितना भी चार्ज के बारे में पढ़ा है वो हमने कैसे पढ़ा है कि चार्ज जैसा जो हमने आज से पहले लिया है वो पॉइंट चार्ज कंसीडर करके चले हैं। मतलब किसी एक पॉइंट को पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने चार्ज को रख दिया और उस चार्ज के कारण हमने फील्ड या फिर फोर्स निकाल लिया। अब हम जरूरी तो नहीं है कि चार्ज पॉइंट चार्ज ही हो, एक ही जगह पे रहे। हो सकता है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो किसी भी कंडक्टर के ऊपर, किसी कंडक्टर के सरफेस पे, या किसी लीनियर कंडक्टर है तो उसके लेंथ के ऊपर, या फिर सॉलिड कंडक्टर है तो उसके वॉल्यूम के अंदर चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे या फिर उसके साथ हम कैसे डील करेंगे, आइए इसकी स्टडी करते हैं। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम ये पढ़ते हैं कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरह से हो सकता है। फर्स्ट है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और थर्ड है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, जैसे नाम से पता चल रहा है इसके बेटा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कोई स्ट्रेट कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, उस लेंथ L के ऊपर यूनिफॉर्मली क्या वो चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। तो इन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज Q is uniformly distributed over a straight conductor of length L। तो इस केस में जो हमारी चार्ज की डेंसिटी होगी उसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्यों बोलेंगे, क्योंकि चार्ज एक लाइन के ऊपर, एक लेंथ के ऊपर फैला हुआ है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को ये आप नोट करेंगे, आगे हम डेरिवेशन में इनका यूज करेंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से डिनोट करेंगे और ये Q यानी कि टोटल चार्ज अपॉन वेयर द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो चार्ज अपॉन वेयर द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ के ऊपर। अब इसी को दूसरे तरीके से हम लिखते हैं कि इस पूरी L लेंथ की बजाय हम इसका एक स्मॉल पोर्शन, इसका स्मॉल पोर्शन अगर dl लेंथ ले लें तो उस टाइम पे जो चार्ज होगा वो हमारा Q ना होकर के dq चार्ज होगा। तो उस टाइम पे इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, चार्ज स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल लेंथ एलिमेंट। तो आप इसको नोट करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा से डिनोट करेंगे और Q अपॉन L, और इसको जब न्यूमेरिकल करते टाइम या सॉरी डेरिवेशन करते टाइम हम dq/dl भी इसको यूज करेंगे। अब इसके बाद जो सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का वो है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सरफेस एरिया S, और सरफेस एरिया को जनरली हम A से डिनोट करते हैं, A मीन एरिया, और कहीं कहीं आपको बुक्स में मिलेगा S से भी सरफेस एरिया को, यानी कि एरिया को हम S से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, distribution of charge is called surface charge distribution if Q charge is distributed uniformly over surface area A, या फिर इसको S से आप लिख सकते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करेंगे सिग्मा से। सिग्मा यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, देखो बेटा डेंसिटी का मतलब होता है कोई चीज जिसकी हम डेंसिटी निकाल रहे हैं और उसके नीचे आ जाएगा वो जगह जहां पे वो चीज फैली हुई है या वो चीज भरी हुई है। तो चार्ज की डेंसिटी निकाल रहे तो ऊपर हमेशा ही चार्ज होगा। तो चार्ज की डेंसिटी और कौन सी, सरफेस, यानी कि चार्ज अपॉन वेयर द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो चार्ज अपॉन एरिया, और एरिया को ही फिर से कहूंगा S से भी आप लिख देते हैं कहीं कहीं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू Q/A या Q/S। अब इसके बाद अगर एरिया पूरा A ना लेकर के हम स्मॉल पोर्शन अगर एरिया का लें तो इसको ds यानी कि स्मॉल सरफेस एरिया ds से रिप्रेजेंट करें, तो इस केस में हमारा चार्ज भी कितना ही होगा, dq होगा। तो तब ये क्या बन जाएगी, सिमिलरली लीनियर के जैसा ही dq जो स्मॉल चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है ds स्मॉल एरिया पे। तो हमारा इस केस में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू dq अपॉन ds। अब इसके बाद इसी तरह से
अगर चार्ज हमारा किसी वॉल्यूम के अंदर, किसी जैसे कि मटके के अंदर पानी भरा होता है, तो वैसे ही किसी वॉल्यूम के अंदर अगर हमारा चार्ज भरा हो, तो उस केस में हम जो डेंसिटी का फॉर्मूला लेंगे या डिस्ट्रीब्यूशन को लेंगे चार्ज का, वो हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड या फिर ओवर वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर। किसी कंडक्टर के वॉल्यूम के अंदर अगर हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, तो उस टाइम पे हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, उसको रो से रिप्रेजेंट करेंगे। लीनियर को हमने लैम्डा से, सरफेस को सिग्मा से, और वॉल्यूम को हमने रो से रिप्रेजेंट किया है। अब रो क्या हो जाएगा, वैसे ही सिमिलरली टोटल कौन सी चार्ज, किसकी डेंसिटी निकाल रहे हैं, चार्ज की डेंसिटी। अब चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम पे, तो जो हमारी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सॉरी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी कि रो किसके बराबर हो जाएगी, Q अपॉन V। और जब उसी तरह से जब ऊपर वाले केस में हमने किया था, वैसे ही इसमें हम स्मॉल पोर्शन ऑफ वॉल्यूम dV लें, तो यहाँ पे चार्ज कितना होगा, dQ। तो उस केस में हम क्या लेंगे, रो इज इक्वल टू dQ अपॉन dV। तो इस तरह से हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब तक बेटा हमने जब एरिया से डील किया है, एरिया कहीं भी निकाला है, तो हमने क्या मान के चला है कि एरिया, ये एरिया निकाल लिया और मीटर स्क्वायर सॉरी इसकी यूनिट रख दी, और एरिया को हमने एज ए स्केलर क्वांटिटी आज तक हमने क्या किया है, कंसीडर किया है। यानी कि एरिया जहां भी हमने लेके चलते हैं तो हम दिमाग में यही सोचते हैं कि एरिया क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। बट फिजिक्स के अंदर जब हम यूज करेंगे तो एरिया बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब एरिया वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी किसी भी एरिया या कोई सरफेस जिसकी हम डायरेक्शन निकालना चाहते हैं उसके परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। तो ध्यान रखेंगे एरिया क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और डायरेक्शन इसकी क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। इसको आप समझ लेंगे अच्छे से, इसको आप नोट ना करें तो चलेगा। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये हमारा कोई, सबसे पहले हम सिमेट्रिकल लेके चलते हैं। ये हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो इस रेक्टेंगल के जो एरिया है या जो सरफेस है, इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, तो इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, अगर ये इस प्लेन में बना हुआ है तो इसकी डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलरली और आउटवर्ड। तो सबसे पहले हम परपेंडिकुलर देखते हैं। परपेंडिकुलर इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ये जैसे कि इस प्लेन में बना हुआ है, तो ये जो मार्कर जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, ये इसके ऊपर, इस सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और वैसे ही परपेंडिकुलर इसके दूसरी साइड भी होएगा, जो इससे नीचे जाएगा, बोर्ड के दूसरी साइड में जो निकलेगा। तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर को कितने हो गए, 2 हो गए। और आउटवर्ड का मतलब इस प्लेन से आउटवर्ड होना चाहिए, बाहर की तरफ होना चाहिए। तो इस ये रेक्टेंगुलर जो हमारा एरिया है, इसकी डायरेक्शन हम इससे बोर्ड के आउटसाइड भी ले सकते हैं, और बोर्ड से पीछे वो भी, अगर इस प्लेन को अगर बाहर निकाल दें यहाँ से, तो वो भी आउटवर्ड ही हो जाएगा। तो यानी कि रेक्टेंगुलर यानी कि जो हमारे प्लेन के जो एरिया हैं, उनमें दोनों तरफ से हम एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को ले सकते हैं। अब इसके बाद हम कंसीडर करते हैं, वैसे ही जब प्लेन की जो भी हमारी जो डायग्राम है, जो फिगर है, जो प्लेन में हमारी होती हैं, उनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर डालो उसके ऊपर, यानी कि प्लेन से आउटसाइड और आउटवर्ड, वो हम डायरेक्शन इसकी ले लेंगे। ये बिल्कुल सिंपल है, सिमिलर आसान सी चीज है। अब इसके बाद देखते हैं सॉलिड चीज, सॉलिड जो हमारे ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हमने ले लिया ये सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर के अंदर हम एरिया की डायरेक्शन कैसे निकालें, तो सिलेंडर के अंदर बेटा जब हमारा इस तरह का जब एरिया आता है, इस तरह का जब हमारा सरफेस आता है, तो हम उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि इसका 1 पोर्शन हम इसके ऊपर वाला जो इसका, अगर इसको इससे कंपेयर करें मार्कर से, तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन हो जाएगा इसका, इसको हम एरिया 1 कंसीडर करते हैं। दूसरा इसके जो कर्व सरफेस एरिया है, जिसको कर्व से आप लिखते हैं, उसको हम सरफेस एरिया 2 लिखते हैं। और वैसे ही जैसे इसके ऊपर वाला जो क्रॉस सेक्शन था, वैसे इसके नीचे क्रॉस सेक्शन होता है, तो उसको हम एरिया 3 से रिप्रेजेंट करेंगे।
तो अब इन तीनों के अंदर हम एरिया की डायरेक्शन देखें तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी फॉर एरिया 1, इसके ऊपर परपेंडिकुलर और आउटवर्ड, यानी कि इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी एन वेक्टर। ये एरिया वेक्टर को हम एन कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस फर्स्ट एरिया के लिए डायरेक्शन क्या हो जाएगी एन कैप परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। इसके लिए हम ऐसे नहीं बोलेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर तो ये भी है इसके ऊपर, लेकिन ये इनवर्ड है। कि हमें क्या लेना है, दो वर्ड आपको याद रखने हैं, परपेंडिकुलर और आउटवर्ड। तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड 1 के लिए डायरेक्शन ये। अब 2 के लिए डायरेक्शन, यानी कि इसका जो कर्व सरफेस एरिया है इसके लिए डायरेक्शन, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करें, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ये हो जाएगा इस साइड में परपेंडिकुलर और आउटवर्ड। अब यहाँ परपेंडिकुलर, अब इसको मैं इस बोर्ड पे अगर लिखें तो ये हो गया इसके ऊपर परपेंडिकुलर और इसके साथ साथ परपेंडिकुलर ये भी हो गया इसके ऊपर। तो कौन सा लें, कौन सी डायरेक्शन ले एरिया वेक्टर की, तो हमने क्या लिखा है परपेंडिकुलर और साथ में आउटवर्ड। तो परपेंडिकुलर ये भी है ये भी है, लेकिन आउटवर्ड ये है, इसलिए इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी ये हो जाएगी। अब वैसे ही 3 के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर और साथ में आउटवर्ड। अब इसके साथ में, इसके साथ साथ अगर हमारे पास सफियर है तो इसके ऊपर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड कैसे निकालें, इसके ऊपर एरिया की डायरेक्शन कैसे निकालें। तो हमारा आंसर होगा कि इसके इस पॉइंट पे डायरेक्शन अलग होगी एरिया की, इस पॉइंट पे अलग, इस पॉइंट पे अलग, इस पॉइंट पे अलग। तो ऐसे अलग अलग डायरेक्शन हम कैसे निकालें, तो इस पे अलग अलग डायरेक्शन निकालने के लिए क्या कीजिए, इसके ऊपर जिस पॉइंट पे भी हमें डायरेक्शन निकालनी है उसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। मान लेते हैं हम इस पॉइंट पे अगर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो टेंजेंट ड्रॉ कीजिए और उस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर बनाइए। अब टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर बनाने का सबसे अच्छा तरीका आपने 10th क्लास मैथ में पढ़ा है कि टेंजेंट के ऊपर जो हमारी रेडियस होती है वो क्या बनाती है परपेंडिकुलर बनाती है। तो आप रेडियस मिलाई, रेडियस के इसको सेंटर से मिला दीजिए और इसको और आगे बढ़ा दीजिए। तो परपेंडिकुलर इस पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर एक ये है और दूसरा ये है। तो इसके अंदर डायरेक्शन कौन सी लेंगे हम, इसके अंदर डायरेक्शन लेंगे परपेंडिकुलर, यानी कि ये भी है और ये भी है, लेकिन आउटवर्ड ये। तो इसके हर एक पॉइंट के ऊपर अगर हमें डायरेक्शन निकालनी है एरिया वेक्टर की स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर, तो हम हर एक पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे, वही हमारी डायरेक्शन। इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन, इस पॉइंट पे ये, इस पॉइंट पे ये, इस पे ये, ऐसे अलग अलग पॉइंट पे हमारे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी अलग अलग हो जाएगी। ये आपको बस ध्यान रखना है क्योंकि गॉस थ्योरम में हम एरिया वेक्टर के जो है उसका यूज करेंगे। उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम पे कौन से कंडक्टर का एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में है। अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्लक्स का जब भी हम नाम लेते हैं तो इस हमारे दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए पासिंग थ्रू। फ्लक्स का मतलब क्या है पासिंग थ्रू। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है किससे, किसी एरिया से, किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पास करे तो उस टाइम पे फ्लक्स होगी। हमारे दिमाग में इतना आ जाना चाहिए। अब उसके लिए कंडीशन है कि कैसे पास होगी, तो इसके लिए हमारा जो फ्लक्स का जो हमारी जो सही तरह से हम डेफिनेशन बोले तो क्या हो जाएगी, किसी भी सरफेस एरिया को, किसी सरफेस एरिया को परपेंडिकुलरली, कैसे परपेंडिकुलरली जो पास करेगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मेजर करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, किसी भी एरिया को नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलरली जो उसको पास करें वो हमारी क्या हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएंगे। दोबारा से देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू ए सरफेस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दोबारा से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली टू एरिया या टू ए सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, किसी भी सरफेस एरिया को जो परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स पास करेंगी उसी चीज को हम क्या बोल देंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल देंगे। और ध्यान ये रखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है, और इसको हम फाई ई से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि हमारी डेफिनेशन के बेस हम क्या लिख सकते हैं, फाई ई इज इक्वल टू, ये मान लिया हमारा कोई सरफेस एरिया है ए, और इसको परपेंडिकुलरली हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसे पास कर रही है, तो हम क्या बोलेंगे, जो फाई ई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई एरिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई एरिया। लेकिन क्या ये जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हो वो किसी भी सोर्स चार्ज से, किसी चार्ज से हमेशा परपेंडिकुलर ही आए, जरूरी थोड़ी है। मान लिया कि हमारा ये एरिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आ गई, और हमें लेनी कैसे है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो मान लेते हैं कि इसका जो एरिया का जो वेक्टर है हमारा एरिया वेक्टर, इसको n से डिनोट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका देखो, इसके बाद ये बात, इसके अंदर ये बात भी आप ध्यान रखेंगे कि ये जो हमारा एरिया है, इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर की आउटवर्ड, यानी कि ये डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी यही। तो अगर हम अच्छी तरह से, अगर हम इस तरह से भी इसको याद रखें तो भी ठीक रहेगा कि हमारा एरिया वेक्टर में और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स में, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में एंगल कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। यानी कि इन दोनों की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एक तो ये तरीका, और दूसरा तरीका क्या है, किसी भी एरिया के परपेंडिकुलर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स होनी चाहिए। उस टाइम पे हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई एरिया। अब हम क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जरूरी नहीं है कि हमारे जो सोर्स चार्ज क्यू से है उसको हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर ही आए, जरूरी नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि थीटा एंगल जो हमारा एरिया वेक्टर है उसके साथ थीटा एंगल के ऊपर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो गिर रही है, वो इससे टच कर रही है, लिंक कर रही है एरिया से। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या ऐसा कोई तरीका है कि हम इस n कैप यानी कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में इस ए को ले आए है। अच्छी तरह से हमने 11th क्लास में पढ़ा बेटा, अगर हमें इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इस लाइन में लेना है, यानी कि यहाँ देखना है, तो इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट यहाँ भी होगा, और इस इफेक्ट को हम निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर ये हमारा कोई वेक्टर है और ये थीटा एंगल है, तो इस वेक्टर का कंपोनेंट होता है, इस वेक्टर के कितने कंपोनेंट होते हैं, 2 कंपोनेंट। ये कौन सा है, साइन थीटा, ये हमारा अगर ए वेक्टर है तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा फिर ए, सॉरी थीटा के साथ वाला हमेशा ये कौन सा होता है, कोस थीटा, सॉरी अगर ये वेक्टर है ए, ये थीटा एंगल है तो ये हमारा कोस थीटा, और ये क्या आ जाएगा हमारा ए साइन थीटा। तो वैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है उसके साथ भी कर सकते हैं। अगर ये इसके साथ थीटा एंगल से गिर रही है तो इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट होगा, ई कोस थीटा। तो अब हो गया बस, अब हम ऊपर वाली कंडीशन हम यूज कर सकते हैं। तो इस केस में ये फर्स्ट केस था जब हमारी परपेंडिकुलर ही आ रही हो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दूसरे केस में क्या है, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो परपेंडिकुलर ना आके थीटा एंगल पे आ रही, तो हम उसका वही कंपोनेंट लेंगे जो इसकी डायरेक्शन में है, और वो डायरेक्शन कौन सा कंपोनेंट है, ई कोस थीटा, और मल्टीप्लाई एरिया, कितने एरिया से पास हो रहे। अब इसको अगर और अच्छे से लिखें अरेंज करके, तो ई ए कोस थीटा। अब एरिया हमने कौन सी क्वांटिटी बताई है, वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, 2 वेक्टर क्वांटिटी साथ में कोस थीटा। तो इस प्रोडक्ट को कौन सा नाम लेते हैं, ये कौन सा प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ये हमारे डॉट प्रोडक्ट के रूप में भी है। अब डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो हमेशा ही क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी आता है। तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि फाई ई हमारा यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है हमारा वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब आया समझ में। अब इसके बाद एक तीसरा केस हमारे पास और है। तीसरा केस हमारे पास क्या है
मान लेते हैं कि हमारे पास जो एरिया है वो सिमेट्रिकल ही नहीं है। अब ये तो एरिया था, हमने ए निकाल लिया आराम से, सिमेट्रिकल एरिया था, पता था इस एरिया। अब मान लिया एसिमेट्रिकल एरिया हमारे पास है और उसके अंदर से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ कोर्स ऐसे पास कर रही हैं कुछ एंगल थीटा से। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो इस केस में हम छोटा सा एरिया एलिमेंट ds कंसीडर करेंगे और ds की जो एरिया वेक्टर होगा हमारा n कैप होगा। और उसी तरह से जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारा जो डायरेक्शन है वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बनाती है, तो इसके साथ में इसका कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, e cos थीटा, और एरिया की जगह हमारा क्या है, ds। तो हम ये कह सकते हैं कि जो छोटा सा हमारा एरिया है इसके साथ ds यानी कि स्मॉल एरिया है, तो उसके साथ जो लिंक होने वाली जो फ्लक्स है वो भी अमाउंट में कैसी होंगी, स्मॉल। तो हम मान लेते हैं कि d फाई जो हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो पास हुई कितने से, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है हमारा, e cos थीटा, और एरिया की जगह हम क्या लेते हैं, ds या dA भी आप ले सकते हैं। अब हमने स्टार्टिंग से a लेके चल रहे हैं, हम a लेते हुए आ रहे हैं, तो अब यहाँ भी हम dA ही ले लेते हैं। स्मॉल एरिया कैसा लिया हमने, dA ले लिया, dA। तो इसको और अच्छे से लिखें तो कैसे लिखें, फाई इज इक्वल टू ई dA cos थीटा। अब ये हमारे पास d फाई है, मतलब इस छोटे एरिया के कारण। अगर इस पूरे एरिया के कारण हमें फ्लक्स निकालना हो तो हमारे पास क्या, कौन सा तरीका है, कौन सा मेथड है, इंटीग्रेशन का। तो क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। क्या आ जाएगा, अगर मैं यही लगा देता हूं इंटीग्रेशन, तो d फाई का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, फाई, और इंटीग्रेशन e dA cos थीटा। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये हमें जो इंटीग्रेशन करना है ये कैसा करना है, पूरे सरफेस का। तो इसके नीचे आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है या फिर इसके साथ साथ आपको ऐसे भी मिल सकता है। इसका क्या मतलब है, पूरे क्लोज सरफेस का या पूरे सरफेस का हमें एरिया निकालना है। तो इस तरह से जब हमारे पास सिंपल केस है उस टाइम पे हम सीधा इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ एंगल से गिर रही है हमारे पास, उस टाइम पे हम कोस कंपोनेंट लेके इन दोनों की डायरेक्शन सेम करेंगे और हमारा फील्ड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो निकल आएगा। और जब एसिमेट्रिकल एरिया दिया हो तो हमारा जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वो क्या है, पाई ई इज इक्वल टू ई dA cos थीटा। और बुक्स में बेटा आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता देता हूँ कि बुक्स में आपका जो एरिया है उसको बुक्स में कहीं कहीं या किसी बुक्स में एस से लिख रखा है। तो एरिया में अगर ए से नहीं लिखते हो तो ए को आप एस से बदल सकते हैं। ये जहां भी हमने ए लिखा है उसकी जगह आपको बुक में एस मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए, इस ए की जगह एस हो सकता है, आपके बुक में ए की जगह एस हो सकता है, एस हो सकता है। तो इस तरह से जो हमारा जो फाइनल फॉर्मूला आया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वो क्या आया है बेटा, वो आया है फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई ds cos थीटा। अगर आप एरिया को a से लिखते हैं तो ई dA cos थीटा, ये आप नोट कर लिया। अब इसके बाद फ्लक्स, इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है हमारी उसकी यूनिट और देख लेते हैं, क्योंकि फिजिक्स में किसी भी क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी हो उसकी यूनिट और डायमेंशन हमेशा याद रखेंगे। तो इसकी फ्लक्स की जो यूनिट है उसको निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, और साथ में एरिया ds यानी कि एरिया की जो हमारी यूनिट है वो क्या है, मीटर स्क्वायर। तो हमारी जो यूनिट हो जाएगी वो क्या आ जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसको और अरेंज करके हम इस तरह से लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला जब देखेंगे तो न्यूटन की जगह हम क्या पुट करेंगे, mLt-2, मीटर स्क्वायर यानी कि l स्क्वायर, c यानी कि कूलम, और कूलम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, at, और साथ में पावर कितनी है इसकी, -1। जब इसको सोल्व करेंगे
एम एल, एल कितना हो गया 1 और 2, 1 प्लस 2 कितना हुआ 3, t माइनस 2 और यहाँ से a माइनस 1 t माइनस 1। अब दोबारा से एम एल 3 t माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 a माइनस 1। ये हुआ हमारा डायमेंशन फॉर्मूला, इसको नोट कीजिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम मोस्ट इम्पोर्टेंट मिला। हरियाणा बोर्ड के अगर एग्जाम की हम बात करें तो गोस थ्योरम के ऊपर 3 मार्क्स का यानी 3 मार्क्स का क्वेश्चन 100% बनता ही है। गोस थ्योरम डायरेक्टली आपसे पूछ ली जाती है इसके प्रूफ के साथ, या फिर इसकी हम 3 एप्लीकेशन करेंगे गोस थ्योरम की। उन 3 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन